ओके, सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डाल दें और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये क्लास 10th का टॉपिक है। दिस इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 10th सीबीएसई। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जो अपने कोर्स में है उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। स्टैटिक का मतलब एक स्टेशनरी चार्ज जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। और जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि चार्ज की बात अगर हम करते हैं तो चार्ज में बेसिकली नाम लिया जाता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का। तो जैसा भी एटम के बारे में आप जानते हैं तो एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, यानी कि एटम्स कंसिस्ट 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की वजह से ही एटम बनता है। अब हम लोग को यह बात समझनी है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होगा? वो होगा इलेक्ट्रॉन्स का। यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ना काफी मुश्किल भरा काम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमारे पास मेजर तौर पर इलेक्ट्रॉन हो। और सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, जिसकी पूरी खोज आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को खोजा किसने था? जे थॉमसन। अब हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है कि मेटल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नॉन मेटल्स की मेटलॉइड्स। तो बच्चों हम आपको बता दें, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, जितने भी आपके पास आयरन मेटल्स जो आप सोच सकते हैं वो सारे ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अमंग द मेटल्स जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि गोल्ड और सिल्वर की वायर्स बनाएंगे और खंभों में लगा देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। इसलिए हम लोग क्यों नहीं करते ऐसा हम? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर काफी महंगे मेटल्स में आते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। तो हम लोग जो मेटल्स यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में वो ज्यादातर एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो मेटल्स होते हैं, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनकी वजह से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में काफी सारी चीजें निकल के आती हैं। उनके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के रूल्स, काफी सारी बातें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो सीखने से पहले हम लोग अब क्या करते हैं, यहां पर आपके सामने कुछ बेसिक से सिंबल बनाते हैं। बेसिक से सिंबल, सबसे पहला फॉर्मूला, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज करंट, व्हाट इज चार्ज, ये सारी बातें अगर आपसे हम पूछा जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना है कुछ बातों का तो वो हम किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज करंट, ये सारी चीजें बात आपको पता होनी चाहिए। तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बातों को लिख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले आप हमारे साथ लिखना स्टार्ट करिए। चैप्टर आपने देख ही लिया, मैंने आपकी स्क्रीन पे पूरा स्क्रॉल कर दिया था। सबसे पहले आप हमारे साथ लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as
इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज क्या होता है? चार्ज का सिंबल होता है Q। तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आप पहले लिख लीजिए कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। तो चार्ज का जो सिंबल होता है वो बेसिकली हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होता है? कूलम। चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि अगर हम चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। तो उसकी डेफिनेशन जो है मैंने अभी आपकी बुक में मार्क कर दी है कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी अगर आप इस रिलेशन को देखेंगे तो जो करंट है वो Q/T के इक्वल होता है। और अगर आप इस रिलेशन को फिर से लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से लिखने के बाद अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू IT। तो बच्चों आप चाहे Q इज इक्वल टू IT कहिए, समझ रहे हैं आप हमारी बात? चाहे आप Q इज इक्वल टू IT कहिए, चाहे करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहिए, ये दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि दोनों से एक ही रिलेशन जनरेट होता है। चाहे आप इसको Q इज इक्वल टू IT कहिए, चाहे I इज इक्वल टू Q/T कहिए, ये दोनों एक ही बात है। तो रोमन बेटा तुमको आज के बाद पता होना चाहिए कि जो करंट होता है दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। तो अगर हम करंट की SI यूनिट देखना चाहें तो करंट की SI यूनिट किस बात पे डिपेंड करेगी? चार्ज की यूनिट और टाइम की यूनिट। तो बेटा चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। यानी कि करंट की यूनिट क्या हुई? करंट की यूनिट हुई कूलम पर सेकंड। लेकिन हम लोग कूलम पर सेकंड को कूलम पर सेकंड ना बोल के क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। सभी बच्चे हमारे साथ बोले, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो करंट की SI यूनिट बच्चों एम्पियर होती है। तो आज के टॉपिक से कुछ बातें क्लियर कर लीजिए कि चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। तो बच्चों ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो अब बच्चों अपने आप को म्यूट कर लीजिए और म्यूट करने के बाद हम लोग NCERT के सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपका डर खत्म हो जाएगा। NCERT का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट मीन? सबसे पहला क्वेश्चन NCERT का, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? आप इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या समझते हैं? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट तो रोमन काफी अच्छे से जान चुका है कि वो एम्पियर होती है, लेकिन इन्होंने उसको डिफाइन करने के लिए बोला है। तो रोमन अगर हम सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले देखें, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ये आपने अभी देखा। लेकिन ये कह रहा है कि जो करंट है उसको डिफाइन करो। यानी कि करंट का डिफाइन करने का मतलब एम्पियर को डिफाइन करो। तो एम्पियर को कैसे आप डिफाइन करेंगे? जब आप कहेंगे चार्ज 1 कूलम होगा, टाइम 1 सेकेंड होगा, तो करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। तो रोमन तुमको ये बात देखो समझ में आनी चाहिए कि जब चार्ज 1 कूलम होगा, टाइम 1 सेकेंड होगा, तो करंट 1 एम्पियर होगी। तो बेटा ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। ये एक NCERT का दूसरे नंबर का क्वेश्चन है और सबसे पहले नंबर का भी हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो बच्चों यहां पर ध्यान देंगे, रोमन बेटा यहां स्क्रीन पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? तो इसका आंसर देखिए बच्चों, हमने क्या लिखा है पहले आप समझ लीजिए, फिर लिखिए। लिखा है एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस
switching devices source of electricity that are connected by the conducting wire. तो कह रहा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, और अगर आपने कभी सर्किट ना देखा हो तो मैं अभी सर्किट डायग्राम आपको दिखा देता हूं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, एक स्विच हो सकता है, एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का सोर्स हो सकता है, और एक इलेक्ट्रिक डिवाइस हो सकती है, और कंडक्टिंग वायर हो सकती है। इससे मिलकर के क्या बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। समझ में आया? अब रोमन कहेगा सर ऐसा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाइए, तो हमने तो कभी देखा ही नहीं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने कहा रोमन तुम्हारे सामने ये रहा इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो तुम्हारी लैपटॉप पे बाहर निकल के आ गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ये देखो, इसको हम लोग कहते हैं स्विच, इसको कहते हैं कनेक्टिंग वायर्स। ये देखो ये कनेक्टिंग वायर्स है, इतनी सारी ये जुड़ी हैं एक दूसरे से, ये सब कनेक्टिंग वायर्स है ना। और ये देखो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का सोर्स, ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का क्या है, सोर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी। तो रोमन ये क्या है, दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम। सर ये ए क्या है, कंडक्टर? हाँ, ए का बेटा मतलब होता है अमीटर। ए का मतलब क्या होता है बच्चों, अमीटर। कहोगे सर अमीटर का क्या काम होता है? अमीटर बेटा एक डिवाइस होती है, वो ये बताती है कि जो वहां से करंट पास हो रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो अमीटर करंट को मेजर करती है। अमीटर क्या करती है, करंट को मेजर करती है, मेजर्स करंट। तो अमीटर का सिंबल होता है ए। और अगर आप कहेंगे सर जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी का जो वोल्टेज मेजर करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। तो अमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, और वोल्ट मीटर का सिंबल होता है वी, वो किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। अब तुम कहोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने कहा बैटरी का वोल्टेज, जैसे तुम्हारे घर का वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, तुम्हारे घर का वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो इसके बारे में आप धीरे धीरे आगे समझेंगे, पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके सामने ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आप बना लीजिए और इसमें नोटेशंस क्लियर कर लीजिए कि ये करंट का सिंबल होता है। देखो करंट जा रही है, जितनी करंट बैटरी से निकलती है उतनी ही करंट वापस आती है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से करंट निकली थी और ये करंट बाहर निकली थी, तो आप देख सकते हैं। और ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग कहते हैं, ये एक बैटरी का सिंबल है रोमन। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बैटरी। क्या कहते हैं, बैटरी। बैटरी में क्या होते हैं, सेल। क्या होते हैं, सेल, सेल होते हैं। और जो बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल होता है उसको हम लोग कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। और छोटे वाले टर्मिनल को क्या कहते हैं, कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। तो करंट कहां से निकलती है, एनोड से निकलती है और कैथोड की तरफ जाती है। तो करंट हमेशा एनोड से निकलती है। तो सभी बच्चों आप इसको जरूर ध्यान रखिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है, तो आप चिल्ला चिल्ला के बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, बैटरी हो सकती है, स्विच हो सकता है, अमीटर हो सकता है। इनसे मिलकर के क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बनता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में और बातें बताना चाहो तो वो भी बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। और अगर यहाँ वोल्ट मीटर लगा होता, लगा नहीं है, अगर लगा होता तो वो किसको मेजर करता, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बात बच्चों आप इसको जरूर याद रखिए, इसके लिए हम आपको आगे फिर बताएंगे। तो इसी तरीके से बच्चों आपने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है। क्या होता है रोमन, बोल के बताओ बेटा। इलेक्ट्रिक सर्किट में एनोड होता है, कैथोड होता है, फिर वो कंडक्टिंग वायर्स होती हैं, हाँ, फिर
स्विच होता है हाँ स्विच होता और है, अमीटर होता है। हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन ये ना कहो कि एनोड और कैथोड होता है, तुमको ये बोलना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी होती है। क्या होती है? हाँ बैटरी। बैटरी होती है। बैटरी में एक टर्मिनल को एनोड कहते हैं और दूसरे टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। और करंट कहां से निकलती है? एनोड से बैटरी से कैथोड की तरफ। ये बात आपको बतानी है, एनोड ठीक से है? कैथोड। ठीक। हाँ, राजा बेटा बनो, राजा बेटा की तरह बताओ। तो देखो, तो बच्चों आप देख सकते हैं आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, और ये आंसर आपके स्कूल के छात्रों के द्वारा ही लिखा हुआ है। तो आंसर सबसे पहले आपके सामने फिर से कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, स्विचिंग, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा एंड कनेक्टिंग वायर्स। तो ये सब होता है। इसका अगर आप प्रॉपर आंसर लिखना चाहें तो आप प्रॉपर आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आंसर लिखा जाता है, और डायग्राम हमने अभी जस्ट आपको बना के दिखाया था, वैसा डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है? तो an electric circuit consists of electric devices, switching devices, source of electricity, etc. that are the connected by conducting wires. रोमन बेटा पहला आंसर पढ़ के बताओ क्या लिखा है बेटा? An electric circuit consists of electric devices, switching devices, source of electricity, etc. that are connected by conducting wires. हाँ, ये सब कंडक्टिंग वायर से जुड़े रहते हैं, और जिसका डायग्राम जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया था, जो एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे बना हुआ है। हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? लिख रहा हूँ। हाँ लिखो, आराम से लिखो, और डायग्राम भी बनाना। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। आवाज चली, ठीक है बेटा? रोमन आवाज आ रही है ना? ठीक है, हाँ सर। ठीक है। तो बेटा 1 एम्पियर क्या होती है? 1 एम्पियर का मतलब ये होता है कि जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड के लिए, तो उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। तो बेटा अब इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, and 1 ampere is defined as the flow of 1 coulomb of charge through a wire in 1 second. This is the answer 2 of NCERT. कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन समा जाते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन समा जाते हैं, ये इसका हिंदी में मतलब हुआ। तो तुम कहोगे सर, यानी कि आप क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो 1 कूलम ऑफ चार्ज पैदा होगा। तो बेटा इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है Q बराबर Ne, जहां पर Q तुम्हारा 1 कूलम है, E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कूलम, बेटा याद रखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो रोमन तुम कहोगे कि सर अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो वो Q बाई E हो जाएगा, और Q क्या है? 1 कूलम। E क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पर आएगा 0.6 इंटू 10 की सर तो पावर ऊपर 10 कैसे आया? हाँ तो वही तो बता रहे हैं। अच्छा सॉल्विंग करना बताएं, सॉल्विंग अभी बताते हैं। देखो बेटा, मन में लड्डू फूटा, पार्ले मुनैको मीठे और नमकीन। देखिए सबसे पहले ऊपर क्या है? चार्ज है 1 कूलम, ये है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। नीचे से बेटा रोमन पॉइंट हटा दो, रोमन पॉइंट जैसे नीचे से हटाओगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, ऊपर 0 चला जाएगा तो ये बन जाएगा 10/16, और 10 की पावर -19 जो नीचे है वो ऊपर जाके 10 की पावर +19 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, और जो 5/8 है, 5/8 होता है 0.6, यानी कि 0.6 इंटू 10 की पावर 90। बोलो बेटा समझ में आया? हाँ।
अब आ हाँ, गया। तो बेटा ये तुमको बताना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप इस प्रोसेस को नहीं कर सकते। इसलिए मेहरबानी करके, कृपा करके आप एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को याद कर लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितना होता है बेटा, बोल के बताओ। 0.6 इंटू 10 की पावर 19। हाँ, 1.6 गलत बता रहे हो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे अच्छा, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज, मतलब कूलम की एक वैल्यू। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको याद रखना है। हाँ, याद करें। तो बेटा आपके एनसीईआरटी के 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो बच्चों एनसीईआरटी के नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए बिल्कुल ही हो सकता है अजीब टाइप का हो, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। कंडक्टर, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले ध्यान से देखिए, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखिए, और यहां अक्रॉस अ पर आप कंडक्टर। सीखने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो सभी बच्चे यहां पर हेडिंग डालें, आप पोटेंशियल डिफरेंस। रोमन यहां पर हेडिंग डालो पोटेंशियल डिफरेंस, और अपने आप को म्यूट कर लो। वर्क डन पर यूनिट चार्ज is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे आपने बच्चों सीखा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, उसी तरीके से वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता है, ये मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कभी भी आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप उसको तुरंत चिल्ला चिल्ला के जवाब देंगे कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सभी बच्चे ध्यान दें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन अब हम ये समझेंगे बेसिक डिफरेंस कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बगल में ही एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे बेटा रोमन तुम्हारे पास, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम अभी बना रहे हैं, तो उससे तुमको समझना पड़ेगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बड़े बीकर लगाया और एक छोटा बीकर लगाया है। ये देखो, ये बड़ा बीकर और इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा बीकर, ठीक है, ये हमने लगा दिया। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि एक बीकर में पानी अगर ज्यादा है और दूसरे बीकर में पानी बिल्कुल नहीं है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में ऐसे समझाते हैं कि आपने एक बीकर लिया, वो एक बीकर पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ, आप चाहे तो उसमें पानी दिखा भी सकते हैं। ये देखिए, ये आपने पानी इसमें दिखा दिया। अगर एक बीकर पूरा पानी से भरा हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ फिजिक्स की लैंग्वेज में कि ये हायर पोटेंशियल पे, किसपे, हायर पोटेंशियल पे। और अगर हमने इसके सामने एक दूसरा बीकर कनेक्ट कर दिया, ये देखिए इसके सामने हमने दूसरा बीकर कनेक्ट कर दिया है, उसमें पानी है ही नहीं, यानी वो लोअर पोटेंशियल, किसमें, लोअर पोटेंशियल। आपने क्या किया, इस बीकर को उससे जोड़ दिया,
जैसे ही आपने इस बीकर को उससे जोड़ दिया तो तेजी से पानी क्या होने लगा, तेजी से पानी यहां से इस तरफ जाने लगा। और थोड़ी देर बाद आपको क्या देखने को मिला कि दोनों में पानी का लेवल सेम हो गया, दोनों में पानी का लेवल सेम हो गया। ये आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिला। यानी कि पानी का फ्लो किस कंडीशन में हुआ, जब एक हायर पोटेंशियल पे था और दूसरा लोअर पोटेंशियल पे था, तभी पानी का फ्लो हुआ है। जैसे ही दोनों में पानी का लेवल सेम हो गया तो पानी का फ्लो बंद हो गया। कहने का मतलब, अब इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, जो ये पानी फ्लो हो रहा है वो ऐसे समझ लो वो एक चार्ज या करंट की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि चार्ज के फ्लो होने से ही करंट आती है। तो हम तुम्हें क्या बता रहे थे कि एक हायर पोटेंशियल पे है यानी उसमें ज्यादा चार्ज है, एक लोअर पोटेंशियल पे है उसमें कम चार्ज है। चार्ज यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन से खाली है। तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि थोड़ी देर बाद दोनों को कनेक्ट करने पर दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का लेवल सेम हो जाता है। तो लेकिन हमें यह समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो तभी रहा है जब यहां पर क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो बस आपको यहीं से समझ में आना चाहिए कि हायर पोटेंशियल कैसा दिखता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। लोअर पोटेंशियल कैसे दिखता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन कम हो या शून्य हो। लेकिन दोनों को हम जैसे ही जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर इस तरफ होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ होगा तो करंट का फ्लो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो इस तरफ होगा। तो ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक बॉडी अगर हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे है, तभी चार्ज का फ्लो होगा, तभी करंट आएगी, वरना नहीं आएगी। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। इसीलिए जो हायर पोटेंशियल वाला है रोमन, उसको हम लोग कहते हैं एनोड, और लोअर पोटेंशियल वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। ये सिंबल इसलिए बनाया जाता है। इसलिए एनोड हायर पोटेंशियल पे होता है, उसको बड़े टर्मिनल से दिखाते हैं। कैथोड लोअर पोटेंशियल पे होता है, उसको छोटे टर्मिनल से दिखाते हैं। यही रीजन है। तो करंट का फ्लो कैसे होता है, एनोड से कैथोड की तरफ। और समझ गए होंगे करंट का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। दिस इज द सिंबल ऑफ करंट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जस्ट अपोजिट होता है, वो होता है कैथोड से एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होता है, कैथोड से एनोड की तरफ। तो अगर कोई ऐसे सिंबल बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल है, और अगर ये वाला सिंबल है तो वो करंट का सिंबल है। बस आपको शॉर्ट में ये याद तो एनोड से जो कैथोड में जाता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे इस बात को। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी such as cell, battery, power supply helps to maintain a potential difference across a conductor। तो हमारे घर में पोटेंशियल डिफरेंस कौन सेटअप करता है, पावर सप्लाई। तो हमारे घर में पावर सप्लाई है, तो नीचे देखो जहां पर आग लग गई थी जाकर के, वहां पर पावर सप्लाई लगी हुई है, लगी है ना। उसके बाद what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt। कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, ये तो बहुत आसान सा काम है। तुम कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, कहोगे सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, तो तुम कहोगे वर्क डन भी 1 जूल हो जाए और चार्ज भी 1 कूलम हो जाए।
जब 1 कूलम चार्ज होगा, वर्क डन 1 जूल होगा, तो उससे जो पैदा होगा वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कितना आसान। तो वर्क को भी 1 कर दो, चार्ज को भी 1 कर दो। इसका मतलब if 1 joule of work done is required to move a charge of amount 1 coulomb from one point to another, then it is said the potential difference between the 2 points is 1 volt. तो 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज को 1 जूल का वर्क डन कराया जाएगा। ठीक है, तो जब चार्ज 1 कूलम होगा, वर्क डन भी 1 जूल होगा, उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा वो 1 वोल्ट होगा। ये डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अभी आपने पिछले डेफिनेशन देखी थी, किसकी? करंट की। करंट क्या था? चार्ज अपॉन टाइम। तो जब तुमने 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराया 1 सेकंड के लिए, तो उससे जो करंट पैदा हुई वो 1 एम्पियर हुई। उसी तरीके से तुमने 1 जूल का वर्क डन कराया 1 कूलम चार्ज से, तो उससे क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ जो 1 वोल्ट हुआ। नेक्स्ट, how much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery? Next question, third question है how much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery? तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी है। The energy given to each coulomb of charge is equal to the amount of work done required to move it. The amount of work done is given by expression work done upon charge. और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल करके आ जाएगा। कैसे निकालेंगे आंसर? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट है। वर्क डन यानी कि एनर्जी आपको निकालनी है, और चार्ज आपका क्या है? ईच कूलम। ईच कूलम मतलब 1। तो वर्क डन कितना हुआ? 6 वोल्ट। वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन हुआ 6 जूल। वर्क डन की यूनिट होती है जूल। आंसर आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको निकाल दिया है। बहुत आसान है क्योंकि आपको डेफिनेशन पता है। क्या डेफिनेशन पता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपके पास क्या क्या गिवन है? आपके पास वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट, चार्ज गिवन है 1 कूलम। तो आप वर्क डन निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। वर्क डन कितना होगा? Q इंटू V, यानी कि 6 इंटू 1 दैट इज 6 जूल।